मैं आप सभी की मांग पर पुनः लेके आया हूँ राजनीति विज्ञान का संभावित पेपर 2022-2023 का। ये ए सेट है, बी सेट जल्दी डालूंगा। मैं मास्टर पेपर डाल चुका हूँ आप लोगों को। आप मेरा एक भी सेट देखते हो तो आपके 100% सफलता प्राप्त होने की गारंटी है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप ए और बी दोनों सेट देखते हैं, मास्टर क्वेश्चन देखते हैं तो आपके 100 में से 100 अंक पूरे पक्के होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि सभी को इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। आपको भी वीडियो टाइम से प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय पर मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको मेरी वीडियो प्राप्त होती रहे। मैं हमेशा ज्ञानवर्धक, राजनीतिक, सामाजिक, समसामयिक आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आज का पेपर है हमारा राजनीति विज्ञान का ए सेट, जिसका पहला प्रश्न है। इसमें मुख्य रूप से 1 से 5 तक के अंक के बहु के लिए प्रश्न पत्र है। नंबर 1 प्रश्न है आपका, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी? 1990 में। समाजवादी गुटों के देशों को दुनिया का देश कहा जाता है, तो कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन सी है? यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो है। चीन ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति को अपनाया था। आसियान संघ कब की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो आसियान स्थापना 1967 में हुई थी। बांग्लादेश संकट कब हुआ था? तो 1971 में देखा गया था। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की प्राय वर्ष में कितनी बार? 2 बार बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। मानव के अस्तित्व बचाने के लिए, है ना, मानव के अस्तित्व बचाने के लिए सुरक्षा आवश्यक है। पारंपरिक अवधारणा में देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है, किससे होता है? सैन्य खतरे से। बुनियादी तौर पर किस प्रकार की सरकार के पास कितने विकल्प होते हैं? तो सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। भारत में मूलवासी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हम लिखेंगे 2001 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लिखेंगे हम 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए? तो नर्मदा बचाओ और टिहरी बचाओ आंदोलन चलाए गए थे। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। WSF का पूरा नाम क्या है? तो W से बनेगा आपका वर्ल्ड, S से बनेगा आपका सोशल, F से बनेगा आपका फोरम। तो आएगा इसका विश्व सामाजिक मंच। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन संबंधित था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, लिखेंगे हम खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से सत्य सत्य झाटना हमको, अब ध्यान दीजिए आप। हैदराबाद देसी रियासत थी, सत्य। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, सत्य। योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, असत्य। प्रधानमंत्री होता है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, असत्य। कब हुआ था? 62 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, सत्य। ये अब जोड़ी मिलती है। आपका 5वां प्रश्न है आपका, जोड़ी मिलाइए। जयप्रकाश नारायण क्या थे? समग्र क्रांति का नारा दिया था। चौधरी चरण सिंह क्रांति दल के संस्थापक थे। जयललिता तमिलनाडु। ई स्वामी पेरियार। ई मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई थी? 1990 में। ध्यान दें आप। जनता दल का गठन 1988 में हुआ था। तो ये आपके टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। अब बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपकी, जो 2 अंक देंगे जाएंगे। आपको कितना लिखना है यह मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखते तो मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता के जाऊँगा आपको। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। बीच बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। अंत तक आप मेरा इस वीडियो को अवश्य देखिए। नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बात करते हैं 6 से 15 क्वेश्चन। 2 अंक के हैं आपके, 30 शब्द में लिख रहा है, मतलब कम से कम 3 लाइनों में इसका आंसर, 2 या 3 लाइन में अपनी आंसर होना चाहिए इसका। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? लिख देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 भागों में बंट गया था। अमेरिकी समर्थित सैनिक संगठन सीटो नाटो तथा सोवियत संघ समर्थित सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट, दोनों गुट एक दूसरे से आगे निकलने व अपनी शक्ति का बढ़ाने के लिए वैचारिक संघर्ष कर रहे थे। इन वैचारिक संघर्षों को ही द्विध्रुवीयता या शीत युद्ध कहा गया है। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? प्रश्न आएगा आपका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शॉक थेरेपी पूर्वी, एक प्रश्न बनता ही है शॉक थेरेपी में, बताऊं मैं आप लोगों को। तो शॉक थेरेपी पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य, एक सत्तावादी पूर्वी सोवियत संघ
कि गणराज्य सत्ता वाली समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद का तेजी से संक्रमण से होकर गुजरे इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया था। इसकी विशेषता क्या थी? निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना, मतलब हर क्षेत्र में सरकारीकरण बढ़ाकर प्राइवेटीकरण लेके आना, मुक्त व्यापार व्यवस्था है ना, मुक्त व्यापार व्यवस्था को लेके आना, व्यापार के दरवाजे सभी के लिए खोल देना, व्यापारिक समझौते इस समय नए नए समझौते किए गए थे, ये इसकी विशेषता थी। सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है? सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार ध्यान दें आप, सुरक्षा को सैनिक आक्रमण से खतरा होता है, परंपरागत सुरक्षा के लिए युद्ध की आशंका को रोकना, शक्ति संतुलन या गठबंधन बनाना आवश्यक होता है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा के अनुसार सुरक्षा को महामारी, अकाल, आपदाएं, आतंकवाद, ध्यान दें आप, शरणार्थी, मानव जाति को हानि पहुंचाने वाले किसी अन्य कारक से खतरा होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? प्रश्न बनता है आपका बहुत महत्वपूर्ण, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो संधि 1997 में यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन और कम करना का समझौता था। इसे दिसंबर 1997 में अपनाया था। भारत ने 2002 में पर्यावरण संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर किए थे। साझी संपदा क्या है? साझी संपदा क्या होती है? तो साझी संपदा का अर्थ होता है संयुक्त विरासत, सभी की विरासत, जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं हम साझी संपदा या साझी विरासत। जैसे सामुदायिक चूल्हा, सामुदायिक नदी, सामुदायिक कुआं, चारागाह, है ना, संयुक्त साझी संपदा के उदाहरण हैं। साथ ही किसी भी देश का विशेष के संप्रभु क्षेत्र के नहीं आते हैं, इन्हें विश्व संपदा या मानवता की संयुक्त विरासत भी कहा जाता है। जैसे कि आप बात करें हम पृथ्वी का वायुमंडल, है ना, अंटार्कटिका समुद्री सतह, बाहरी आंतरिक सम्मिलित है, ये सब क्या है? साझी संपदा में आता है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूरा विश्व एक विशाल बाजार, ग्राम व मंडल बन जाता है। एडवर्ड एस हरमन के अनुसार वैश्वीकरण, बात करें हम वैश्वीकरण, विभिन्न वैश्वीकरण जो है, तो एडवर्ड एस हरमन ने कहा था वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों को सीमाओं के आर पार प्रबंधकीय विस्तार की क्रियाशील प्रक्रिया है। प्रश्न बनता है आर्थिक उदारीकरण का क्या आशय है? तो आर्थिक नाम से मालूम पड़ रहा है आर्थिक उदारीकरण, मतलब जहाँ पर अर्थ की या व्यवसाय की व अन्य बातें होती बोलते उसको आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लाइसेंस पद्धति को परिसीमित कर खुले बाजार की नीतियों को बढ़ावा देना है। यह था आपका कौन सा? आर्थिक उदारीकरण। नियोजन का क्या अर्थ है? हम परिभाषा। नियोजन का क्या अर्थ है? हम परिभाषा। तो किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके बारे में योजना बनाना या योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। नियोजन का अर्थ आय या मूल्य के संदर्भ में सत्ता द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए साधनों का आवंटन मात्र है। किसने कहा था इसको? प्रोफेसर AC हैरिस ने कहा था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से क्या आशय है? हरित क्रांति क्या नाम से मालूम पड़ रहा है? हरित क्रांति मतलब प्रश्न नंबर अथवा में आएगा हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति का आशय उस क्रांति से है जिसमें कृषि के विकास पर बल देकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पाना था। हरित क्रांति में परंपरागत औजारों की जगह कृषि में नए औजारों, नई तकनीक, मशीनों, उन्नत बीजों व खाद उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से मानी जाती है। भारत में शुरुआत का श्रेय अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन व इसके जनक AMS स्वामीनाथन हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पड़ोसी देश से पूछेगा, ध्यान देना बेटा आप लोग। जितने पड़ोसी देश सबके नाम लिख देंगे हम। पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं। बात करें हम विदेश नीति क्या है? विदेश नीति क्या है? तो विश्व में आज कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश को एक न एक देश से किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्य देशों जो अपने संबंध बनाता है उन संबंधों को ही विदेश नीति कहा जाता है। प्रश्न बनता है आया राम गया राम को समझाइए। आया राम गया राम क्या होता है? तो विधायक द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर
दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। 1967 चुनाव के बाद हरियाणा में एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए जैसे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़ा मीन्स 15 दिन, उन्होंने 15 दिन के अंदर, एक पखवाड़े के अंदर 15 दिन के अंदर बात करें हम 3 बार अपनी पार्टी को बदली थी। इसलिए कहा गया था गया राम था अब आया राम है। दल बदल से क्या आशय है? तो कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से जीतता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप क्या है? जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी सूचना को जन समुदाय तक पहुंचाने से रोका अथवा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस घटना को प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। आज़ादी के उपरांत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? तो नक्सलवादी किसान आंदोलन जिसमें भूमिहार, खेतीहार, आदिवासी मजदूरों ने अपने मालिकों व जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे क्योंकि ये जमींदारों से परेशान हो गए थे। यह आंदोलन शक्तिशाली संगठन के रूप में 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी नामक गांव में प्रारंभ हुआ था। केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित राज्य कौन कौन से नाम लिखेंगे हम? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, है ना। 5 अगस्त 2000 से घोषित किए गए थे। 31 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हुए। पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इन 7 बहनों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यूपीए का पूरा नाम क्या है? ध्यान दो बेटा आप लोग। यूपीए का पूरा नाम लिख के आएंगे हम। यू से बनता है यूनाइटेड, पी से बनता है प्रोग्रेसिव और ऐसे बनता है आपका अलायंस। लिखेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संप्रग। एनडीए, एनडीए का पूरा नाम क्या है? तो एन से बनता है नेशनल, डी से बनता है डेमोक्रेटिक, ए से बनता है अलायंस, है ना। इसका बनेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब राजग। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा आप सभी लोग। 16 से 19 तक के प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे जिनको आपको 75 शब्दों में लिखना होगा। ध्यान दें आप लोग। इसका अगर आप में इस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है तो आपको 100% पूरे अंक आने की संभावना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका जल्दी ही आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के अलावा गृह विज्ञान और भूगोल के भी प्रश्न पत्र, संभावित प्रश्न पत्र लेकर आने वाला हूँ। बात करते हैं हम सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्ति के रूप में उभरा, वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न लिखना हमें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उभरने का मुख्य कारण निम्नलिखित था। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा सोवियत संघ को अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में ज़्यादा विकसित थी तथा संचार परिवहन प्रणाली के अलावा विशाल ऊर्जा के संसाधन यहाँ उपलब्ध थे। दूसरी बात करें हम, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत था, अर्थात जो भी चीज़ की आवश्यकता होती थी सोवियत संघ में वो वहीं से पूर्ति हो जाया करती थी। सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, मतलब हर व्यक्ति को इतना जीवन स्तर मिलना चाहिए। भूमि एवं अन्य उत्पादन संपदाओं पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। दूसरे विश्व युद्ध तक केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे, परंतु 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब प्रत्येक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलना शुरू हो गई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी उसकी धाक जम गई थी। 1961 में रूसी नागरिक यूरी गॉगरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारणों को लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण आपको 3 नंबर में लिखने होंगे। ध्यान दें कैसे लिखेंगे आप लोग। तो बात करते हैं हम, प्रश्न देख, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण तो कौन कौन से बताएंगे हम? आर्थिक जड़ता, जड़ता मतलब एक जगह स्थायी हो जाना। राजनीतिक और प्रशासकीय स्थिरता, राजनीति और प्रशासन में भी कोई विस्तार स्थिरता आ गई थी। नंबर 3, मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका, नेतृत्व नीतियाँ उनकी। नंबर 4, राष्ट्रवाद का उदय और सोवियत गणराज्य द्वारा संप्रभुता की आकांक्षा। 5वां, पिछड़े केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से मुक्ति की इच्छा।
ये था मेन आपका। आर्थिक जड़ता की बात करें, आर्थिक जड़ता क्या थी बेटा? सोवियत संघ का प्रमुख उद्देश्य अमेरिका के समान सैनिक शक्ति बढ़ाना था, मतलब महाशक्ति बनना था परमाणु के क्षेत्र में। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसने अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाया था और पूंजीवादी देश बहुत तेज गति से आगे निकल गए थे, जिससे सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों ने महसूस किया कि पूंजीवादी व्यवस्था एक बेहतर अर्थव्यवस्था है। बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासकीय स्थिरता। सोवियत संघ राजनीतिक और प्रशासकीय स्थिरता लिए हुए था। साम्यवादी दल सामान्य जनमानस के मन में विश्वास और आस्था भरने में असमर्थ थे। जनमानस ने राजनीतिक व्यवस्था में अपना विश्वास खो दिया था। मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे। वे अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण, प्रशासन की अवहेलना को समाप्त करने और पश्चिम के संदर्भ में विद्यमान जो अंतराल था उसको कम करने के लिए उन्होंने पेरेस्ट्राइक तथा ग्लासनोस्ट नीति बनाई थी, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, फिर से बनाना, खुलापन नीति लागू की थी। नीतियों के कारण सोवियत संघ विघटन का शिकार हो गया। यूरोपीय यूनियन के मुख्य उद्देश्य लिखिए, ये पूछा जाएगा, 17वां प्रश्न है आपका। यूरोपीय यूनियन के मुख्य उद्देश्य, तो यूरोपीय यूनियन के क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। नंबर 2, यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रों के मध्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। यूरोपीय यूनियन के देशों में परस्पर विश्वास, समझ तथा एक दूसरे की समस्या को समझने का प्रयास करना था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग बढ़ाना था। अन्य विकासशील विकसित देशों को साथ मजबूत करना था। सामान्य हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना था। ये यूरोपीय यूनियन के मुख्य उद्देश्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग आने वाला है आपका, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ क्या है? तो आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ 3 माने गए बेटा। बात करते हैं मुख्य रूप से आसियान सुरक्षा समुदाय, है ना, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 2003 में आसियान के 3 स्तंभों के आधार पर इसे समुदाय बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किया गया था। तो आसियान समुदाय या क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। इस स्तंभ के उद्देश्य सम्मिलित हैं: आसियान सदस्य देशों में शांति, निष्पक्षता, सहयोग तथा अस्तित्व को बढ़ावा देना, साथ ही राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास को निपटाने के लिए बनी वर्तमान व्यवस्था को सुधारता है। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान का यह समुदाय विकसित देशों में शैक्षिक विकास, समाज कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ सदस्य देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करके संवाद और परामर्श के लिए तैयार करता है। प्रश्न बनता है आपका अगला, आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो आज़ादी के बाद भारत के सामने यह राष्ट्र निर्माण के प्रमुख रूप से भारत के सामने 3 चुनौती थी। तो राष्ट्र निर्माण की भारत के सामने 3 चुनौतियां क्या थी? तो ध्यान दें आप, 3 चुनौती थी। पहली चुनौती एकता के भाव। पहले क्या थी? एकता के भाव। एक ऐसे भारत की व्यवस्था करनी थी जिसे विभिन्न स्तर पर व्याप्त विविधताओं को अपना सके, ताकि अपना अनेकता में एकता के भाव विकसित किए जा सके। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र की स्थापना। भावी भारत को लोकतंत्र आधारित संचालन की थी, ताकि साधारण व्यक्ति को न्याय और राष्ट्रीय विकास के लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ पहले क्या था? राजतंत्र था, और अब क्या लाने थे हम? लोकतंत्र। थर्ड चुनौती क्या थी हमारे सामने? समानता की स्थापना। समानता पर आधारित समाज के निर्माण की थी, ताकि विकास के लाभ न्याय संगत ढंग से सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए संविधान में अल्पसंख्यकों तथा विकास की प्रक्रिया में छूटे हुए वर्गों के लिए विकास के लिए विशिष्ट प्रबंध किए गए थे। इसी को ध्यान में रखकर राज्य के नीति सिद्धांतों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली संघ बनाने के लिए कठिन कार्य किया था।
उन्होंने अपने अथक परिश्रम व सूझबूझ से भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारत के एकीकरण को पूर्ण किया था। यही कार्य इटली में मेजनी तथा जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। इस कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रश्न बनता है अगला आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या संकट होता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम देखते हैं, 3 संकट होते हैं मुख्य रूप से, निरक्षरता है ना, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषावाद, नक्सलवाद एवं आतंकवाद। बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मात्र 3 ही हम लिखेंगे। निरक्षरता। भारतीय जनगणना के अनुसार निरक्षर वह व्यक्ति है जो पढ़ लिख तो लेता है लेकिन अपना पढ़ा लिखा हुआ समझ नहीं पाता है, उसे क्या कहेंगे? हम निरक्षर कहेंगे। भारत में 1961 में जनगणना के अनुसार 28.39 करोड़ जनसंख्या निरक्षर थी और 2011 में कितनी हुई? 39.99 करोड़। सामाजिक असमानता। भारतीय समाज अनेक जातियों में बटा हुआ है। इनमें कुछ जातियां निम्न, कुछ जातियां है ना, कुछ जातियां निम्न, कुछ जातियां उच्च है। इसके अतिरिक्त वंश, जाति, रंग, धर्म, लिंग व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का होना सामाजिक असमानता है। ध्यान दें। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का अर्थ होता है किसी के पास अधिक संपत्ति होना और किसी के पास कम संपत्ति होना, आर्थिक है ना असमानता कहलाता है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय संतुलन है ना, क्षेत्र संतुलन, क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना, दूसरे क्षेत्र के बारे में अच्छा विचार नहीं रखना, क्षेत्रवाद कहलाता है। पर 3 लिखना है आपको, ध्यान दें आप। भाषावाद में वही बात आ गई, अपनी भाषा को बढ़ावा देना, दूसरी भाषा के बारे में सोच रखना, भाषावाद कहलाता है। 3 लिखना है। ये सब क्या है? लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घातक हैं, नुकसानदायक है। प्रश्न आता है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार का कहना था कि विपक्षी पार्टी सरकार की नीतियों के अनुरूप शासन संचालित नहीं कर रही है। बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्रवाई, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी देकर देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप प्रशासन विकास कार्यों पर समुचित ध्यान नहीं दे रहा है। ये पहला कारण हुआ, पहला घटक हुआ। दूसरा घटक, भारत को, सरकार को अपनी संपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था की बहाली में लगानी पड़ रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि षड्यंत्रकारी नई सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बेवजह रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा वह उनको संवैधानिक साधनों की मदद से सत्ता से दूर करना चाहते हैं। विघटनकारी शक्तियों के है ना खुले खेल से सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे भारतीय एकता अखंडता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा लिख देंगे हम लोग। अब आता है प्रश्न नंबर 20 से 23। ये यहाँ पे 4 अंक के और 120 शब्दों में इसको लिखना है आपको, ध्यान दें आप लोग। पहला प्रश्न बनता है आपका, श्रीलंका के जाति संघर्ष टिप्पणी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग आने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, ध्यान देना आप लोग। तो श्रीलंका का जाति संघर्ष, इसमें याद रखना, श्रीलंका जाति संघर्ष में क्या आएगा आपका? 2 आएगा मुख्य रूप से। सिंगली जाति जो कहाँ की? श्रीलंका की थी, और तमिल जाति जो कि भारत से चाय के बागानों में काम करने वहाँ पर लोग गए थे, उनको तमिल जाति कहा गया था। इन दोनों के संघर्षों की कहानी है ये, इसे बोला गया था श्रीलंका का जातीय संघर्ष। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ध्यान दें। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंगलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिल के आतंकवाद दोनों की प्रमुख भूमिका रही। श्रीलंका में प्रमुख रूप से सिंगली समुदाय की अधिकता है, जो भारत से आकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध है। सिंगली राष्ट्रवादियों की मान्यता थी कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंगली समुदाय का है, जो वहाँ की मेन जाति है उसी का है, कहना था। तमिल के प्रति अपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ तेजी उठी थी। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म अर्थात लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के बलों के साथ सतत संघर्ष किया था। इसे तमिल इल्म अर्थात श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई थी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तीव्र होता चला गया। देश में विस्फोट, हत्याएं होने लगी। भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी, जिसे वहां की जनता ने पसंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1989 में भारत ने शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए वापस बुला लिया। 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण का उसके प्रमुख सहयोगी के साथ सैन्य कार्य में मार जाने के पश्चात लिट्टे की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। श्रीलंका में संघर्ष दब दिया गया, शांति की स्थापना हुई और श्रीलंका में 1983 से आपातकाल जो लागू था 2014 में समाप्त कर दिया गया। संघर्ष के दौरान
तहस नहस हुए शहरों को फिर से बसाया जा रहा है तथा पीड़ितों को तमिल परिवारों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। यह आपको पूरे 4 अंक देखे जाएगा, ध्यान देना। अगला प्रश्न बनता है दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है, समझाइए। तो दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का योगदान, वर्तमान में सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी धीमी गति से हुई थी, लेकिन आज यह काफ़ी तेज़ी से प्रगति की ओर मार्ग पर अग्रसर है। सार्क को दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया था, जो इस बात का परिचायक है कि सार्क को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान कर दी गई। साप्टा दक्षिण क्वेश्चन, साप्टा क्या है? तो साप्टा सार्क से बना है, सार्क के देशों के लिए बनाया गया था, जो मुख्य रूप से मुक्त व्यापार समझौता था। ये बताऊं मैं आपको साप्टा। तो दक्षिण के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साप्टे पर हस्ताक्षर किए थे। इसे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया था। इस समझौते में 2004 में हस्ताक्षर हुए थे और यह समझौता 1 जनवरी 2006 में प्रभावी हो गया था। इस समझौते का लक्ष्य है कि देश के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। सार्क के 13वें 18 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद की रोकथाम तथा सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विकास दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। सन 2016 को सार्क ने सांस्कृतिक विरासत का वर्ष घोषित किया था। दक्षिण एशिया क्षेत्रों के राजनीतिक मतभेदों का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन सार्क के माध्यम से सदस्य देश परस्पर दूसरे के नजदीक आए तथा आपसी संबंध सहयोगात्मक बनाए गए थे। प्रश्न बनता है आपका, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ये पूछा गया आपसे। तो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। वह अन्य कार्य इस प्रकार है। सुरक्षा परिषद राष्ट्रों के बीच राष्ट्र विरोधी राष्ट्रों के बीच विवादों को समायोजित करने की तरीके की सिफारिश करती है। मतलब कोई भी देश जो आपस में लड़ते हैं उनको आपस में मिल बैठ के बातचीत करने की सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, मतलब सेना भी भेज सकता है। इसकी अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सब देशों के मिलकर सेना से भेजी जा सकती है, बहुराष्ट्रीय सेना है। ध्यान दें आप, सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करता है और सचिव के लिए भी नियुक्ति करता है। महासभा को सिफारिश करके जनरल सुरक्षा किसी भी आक्रामकता को रोकने की आर्थिक मंजूरी भी लागू कर सकता है। सुरक्षा परिषद विवाद उत्पन्न की स्थिति में जांच भी कर सकता है। प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम लिखिए व किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 6 अंगों की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1 महासभा, जिसे हम विश्व की पंचायत कहते हैं। सुरक्षा परिषद यूएन की कुंजी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, और अंतिम है आपका जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 हैं आपके। पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ध्यान दें आप, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय व विश्व का पुलिसमैन व संयुक्त राष्ट्र की कुंजी आदि के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के गठन संरचना, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये 5 क्या सदस्य हैं। इन्हें मुख्य रूप से वीटो पावर प्राप्त है, जिसे बोलते हैं निषेध अधिकार। अर्थात 5 में से सदस्यों में से कोई भी मना कर दे तो निर्णय अमान्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य रूप से 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला व्यवसाय संबंधी मामले, तो दूसरा तथ्यागत मामलों पर अपनी सहमति देना। इन मामलों में 15 में से 19 सदस्यों की स्वीकृति होना तथा 5 सदस्यों की अनिवार्य रूप से सर्वसम्मति होना आवश्यक है। तो क्या है, इन मामलों में 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति होना तथा 5 स्थायी सदस्यों की अनिवार्य रूप से सर्वसम्मति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न बनता है आपका, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व सबसे प्रमुख देश की भूमि सीमाएं, विशेषतः प्राकृतिक भूमि सीमाएं हमारी, जो हमारे आसपास की भौगोलिक सीमाएं हैं, वह हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। लिख देंगे हम। एक और तो हमारे हिमालय पर्वत है और तीनों ओर हम समुद्र से घिरे हुए हैं, यह भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारतीय विदेश नीति
भारतीय विदेश नीति गांधीवादी, तो भारतीय विदेश नीति पर गांधीवादी विचारधारा अत्यधिक प्रभावित करता है। यह उल्लेख देश की विदेश नीति के शांतिपूर्ण साधनों तथा सहयोग द्वारा शांति को हासिल करने का उद्देश्य गांधीवादी विचारधारा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया था। भारत की विदेश नीति कतिपय निश्चित मूल्यों पर आधारित है और ये मूल्य एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में प्रासंगिक है। भारतीय विदेश नीति पर कांग्रेस की नीतियों का स्पष्ट प्रभाव रहा है ना। आज़ादी के बाद कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेश नीति के प्रस्ताव को देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निवेश कहे जा सकते हैं। प्रश्न बनता है आपका, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। और सिद्धांत की बात हो रही है, अभी प्रभावित करने वाले कारक अलग होते हैं और सिद्धांत मतलब जो हमको आप मान के चलते हैं, हम ये काम करना ही करना है, मतलब हमारी शर्तें मान लो। पहला है तटस्थता व असंलग्नता की नीति। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसने किसी भी देश गुट से ना होकर तटस्थता असंलग्नता की नीति अपनाई है, मतलब किसी भी गुट में नहीं रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत की तटस्थता व असंलग्नता का आशय कदापि नहीं लगाया जा सकता कि वह विश्व में घटित विभिन्न घटनाओं की अनदेखी करता है तथा दुनिया के अलग निष्क्रिय बना रहता है। सह अस्तित्व की नीति, दूसरा क्या है हमारा, सह अस्तित्व या पंचशील के सिद्धांत। विभिन्न देशों का अस्तित्व के प्रति सहनशीलता, इसे पंचशील का नाम दिया जाता है, भारतीय विदेश नीति का अन्य मौलिक सिद्धांत है। भारत के लिए सह अस्तित्व में कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, भारत ने सदैव ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है। यही सह अस्तित्व का प्रमुख आधार है। आंतरिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत यह भी है कि वह विविध देशों के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव व सहयोग एवं मित्रता। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत विश्व के विविध देशों के साथ सही सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता के संबंध स्थापित करना है। भारत ने आज़ादी की सांस लेते ही विश्व के सभी देशों के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया था। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, असमानता का विरोध। भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत किसी भी स्वरूप में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद का विरोध करना था। अपनी नीति के अंतर्गत उसने फ्रांस एवं हॉलैंड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के स्वतंत्र आंदोलन को दबाने के प्रयास का विरोध किया था। इसी तरह भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन तथा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध किया था। प्रश्न बनता है अगला आपका, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण क्या है, तो बेटा ये भी लगभग वो वही जाते हैं आपके निरक्षरता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, क्षेत्रवाद एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भाषावाद, नक्सलवाद व आतंकवाद, है ना। तो इसको ध्यान दें आप लोग, ये वही क्वेश्चन है कि यही बात करते हैं हम निरक्षरता की। इसका हमारा प्रश्न नंबर आप 19 देखें इसमें, इसके लिए आज में पढ़ाया मैंने अभी आप लोगों को इसी वीडियो में, है ना। 19वां प्रश्न देख सकते हैं आप। निरक्षरता, भारतीय निरक्षर व्यक्ति होता है जो पढ़ लिख तो लेता है लेकिन अपना पढ़ा लिखा समझ नहीं पाता है। सामाजिक असमानता, इसमें क्या होता है, जाति, वंश, रंग के साथ भेदभाव करना। आर्थिक असमानता, है ना, किसी के पास अधिक संपत्ति, किसी के पास कम संपत्ति, आर्थिक असमानता आएगा आपका। क्षेत्रवाद, भाषावाद, है ना, ऐसे 5 पॉइंट आपको पूरे लिखने होंगे जिसके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगला आता है अंतिम प्रश्न आपका, क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाई को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। कुछ क्षेत्रीय आंदोलन भारत से अलग नहीं होना चाहते, वे केवल स्वयं के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं या अपने क्षेत्र का विकास की बात करते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का आंदोलन, तेलंगाना समिति का आंदोलन आदि, इनको बोलते हैं हम क्षेत्रवाद। और पृथकतावाद किसे कहेंगे हम, पृथकतावाद या अलगाववादी अभिप्राय, संपूर्ण इकाई राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करना है। क्षेत्रवाद की उग्र भावना ही क्या होती है, अलगाववाद या पृथकतावाद को जन्म देती है। यह आपका बी सेट कंप्लीट होता है जल्द ही, ए सेट कंप्लीट होता है जल्द ही। मैं आप लोगों के लिए बी सेट लेके आऊँगा जिसमें क्या 2 सेट कंप्लीट करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अंक राजनीति विज्ञान में आने की संभावना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आगे से आगे इस चैनल को पहुँचाइए। जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही मैं रोज़ डेली आप लोगों को शाम को 4 बजे इतिहास की क्लास लेने भी आ रहा हूँ, उसमें भी आप आकर उपस्थित हो सकते हैं। और शाम को 8 बजे राजनीति विज्ञान की हमारी विशेष क्लास लग रही है। जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक यू, धन्यवाद।